ऑल यस। थैंक यू स्वीति जी। और सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं शांतनु, एक शराबी, अ, बहुत ही ग्रेटफुल मेंबर हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। और बहुत लाकी हूँ क्योंकि मुझे ए मिला, जिसके लिए आज की तारीख में जिंदा भी हूँ। और अ, बड़ी कृपा है ईश्वर की कि आप सबके साथ मेरे जो एक्सपीरियंस है शेयर करने का मौका मिला है। एक्चुअली मुझे प्रोग्राम तो मिल गया था, और मेरा जो शराबीपन है वो वैसे ही था जैसे बाकी सभी भाइयों के साथ होते हैं, कि पहले चालू हुआ था तो पीयर ग्रुप के साथ। और डेफिनेटली ऐसा कोई मेरे को अ, ख्याल नहीं था कि मैं कभी शराबी बन जाएंगे। मुझे ये फीलिंग था, ऐसा सोच था कि अगर जिंदगी में खुशियां मनाना है तो उसके साथ शराब थोड़ा होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग बीच बीच में पीते रहते थे। डेफिनेटली मेरे परिवार में ऐसे शराब का माहौल तो नहीं था। मैं अपना पिताजी को देखते थे साल में एक बार दशहरा के दिन, वो भी अपने दोस्तों से मिला हुआ शराब वो लेते थे, और बहुत ही कम मात्रा में। और वो बॉटल वो बंद करके रखते थे। डेफिनेटली मुझे उसका टेस्ट करने का बहुत चाहत था, तो मैंने कभी कभी चोरी छुपी उसका टेस्ट करते थे। फिर डर लगता था कि अगर पता चल जाएगा तो मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी उनी मिला के वो लेवल बराबर करके रख देते थे। और उसके बाद जैसे जैसे मेरे जिंदगी में मतलब मैं काफी क्या बोले, किस एज में, मतलब 21 22 का एज में मैं पहले बार शराब पिया था। और उसके बाद जो है, जैसे जैसे मेरे को काम मिला, मुझे फील हुई कि हाँ, अ, अभी तो मैं अपने जीवन अपने हिसाब से तय कर सकता हूँ। और नौकरी मिलने का पहले मैं जब कोई फेलोशिप में थे तो उसी दौरान मेरा शादी भी हो गया था। और डेफिनेटली काफी अनुशासन फैमिली में हुआ करता था, तो काफी रेस्ट्रिक्शंस था, तो मैं मतलब जिंदगी में जीने का मजा नहीं आता था। तो जब नौकरी मिल गया तो मुझे ऐसा फील हुई थी कि मुझे सब खुशियाँ आ गया है। अब तो मैं जो खुश कर सकता हूँ, मेरे बीवी को खुश रख सकता हूँ, दुनिया का सारे खुशियाँ घर में ला सकता हूँ। और इसके लिए अगर लोन वोन भी मार्केट में लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे नौकरी है और आई कैन रीपे एवरीथिंग। और इस तरीके का एक जिंदगी शुरू हुआ। डेफिनेटली ये जमाना जो था उस समय मैं रेगुलर ड्रिंकर भी मैं खुद को नहीं बोल सकते थे, क्योंकि महीना 2 महीना में कभी कभार मैं लिया करता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बढ़ते गया, मेरे जिंदगी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते गए। और उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें इसका कोई आता पता मुझे नहीं था। मैंने कोशिश किया, ऐसा नहीं कोशिश नहीं किया है, मैं अपना लेवल में कोशिश किया। और मैं खुद को ये समझते थे कि मैं जैसे सोच रहा हूँ मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। मेरे परिवार बहुत छोटा परिवार था, मेरे पेरेंट्स और मेरे वाइफ। लेकिन अ, इनके अंदर जो है इज़म डिफरेंट थे। अपना सोच अपना विचार ये डिफरेंट थे, तो अक्सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता था। और मेरा जो पैटर्न है कि मैं सबके पास खुश रहना चाहते थे, सबको खुश करके चलने चाहते थे, और सबके पास एक्सेप्टेबल बने रहने चाहते थे। तो एक्चुअल मेरा जो नतीजा हुआ करता था एक सैंडविच की तरह। ये फीलिंग होता था कि ना तो बीवी समझ रहे हैं ना तो पेरेंट्स समझ रहे हैं, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं तो सबके भलाई के लिए सोच रहा हूँ, करने का कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये जो सिचुएशन है, इसमें डेफिनेटली अल्कोहल का सहारा लेना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा करना, पीना थोड़ा ज्यादा होना, ये सब चालू हुई। पर साथ में ये भी फील होता था कि पूरा दिन भर जो काम करते थे, जो थकान हो जाता था, अगर शाम को घर आके थोड़ा सा पी लेंगे तो वो थकान चला जाएगा एंड आई विल बी प्रोडक्टिव अगेन। तो ये सोच अल्टीमेटली मुझे डेली ड्रिंकर में बदल दिया था। एवरी इवनिंग मैं थोड़ा शराब लेके बैठते थे, लेकिन वो भी लिमिट में था। ऐसे करते करते और कुछ साल चला गया, जब मेरे जिंदगी में अ, काम के सिलसिले में मैं बाहर गया था और दिन के टाइम काम करने नहीं जा पाया। तो घर में बोर हो रहा है तो क्या है, थोड़ा शराब ले लेते हैं, तो ये करते हुए डे टाइम शराब मेरे जिंदगी में आ गया। और जब डे टाइम शराब आ गया, वो मॉर्निंग टाइम से चालू होने में ज्यादा देर नहीं लगा। क्योंकि मैं जो देखता हूँ, मेरा जो ड्रिंकिंग पीरियड है, उसमें मतलब 2007 में मेरा पहले बार वो मॉर्निंग ड्रिंक आया था। और 2007 से 9 के बीच में बहुत भयंकर पियक्कड़ बन गए थे, इतना भयंकर कि मैं और ऑफिस जाने लायक स्थिति में नहीं थे। मेरी वाइफ हमारे घर के जो परिस्थिति है, तो उसके स्थिति में बहुत भयंकर डिप्रेशन में आ गई थी। लेकिन इट वाज आल्सो गॉड्स ग्रेस कि एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट मिलने के कारण शी वाज ओके विथ हर मेडिसिन। तो वो काम करने लग गई थी, तो मैं इंतजार करते थे कि कब मेरे वाइफ काम के लिए निकल जाएंगे और मैं शराब के दुकान से शराब ले आएंगे और पियेंगे। और धीरे धीरे वो पीरियड मेरे को आ गया था कि 2 क्वार्टर लेने के बाद मैं ब्लैकआउट हो जाता था। उसके बाद पीने का क्षमता नहीं थी। हमें एक डायरेक्ट मैसेज तो नहीं मिली, लेकिन मेरे वाइफ के रिक्वेस्ट पर मेरे घर में एक रिहैब सेंटर का एक बंदा पहुंच गया था। और वो बंदा मुझे पहले बार 12 स्टेप करने का कोशिश किया, लेकिन वो बंदा आएगा तो मैं उस दिन नहीं पिए थे, और मैं उसको बोला मेरा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप आए क्यों हो। मेरे तो जो भी बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मेरे को साथ होता नहीं है। आई कैन कंट्रोल, आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल। है कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो लेकिन ये सारे चीज होने के बावजूद और सब कुछ के बाद, लेकिन मेरा तो सिस्टम तो चालू हो चुका था। आई लॉस्ट ऑल कंट्रोल, ये एक एक्चुअल सिनेरियो था। और इसके नतीजा ये हुआ, मैं उनके रिहैब सेंटर पहुंच गए। बट रियली गॉड्स ग्रेस था कि तीसरे ही दिन में उस रिहैब सेंटर से मुझे ए का पहला मीटिंग में लिया गया। लोग ले गए थे एंड मुझे वो पहला मीटिंग देखने को मिला। वो किसी का बर्थडे मीटिंग था। बहुत सारे लोग उसमें जमा हुए थे। पर सबको रहन सहन देख के मैं बहुत चौंक जा रहा था, क्योंकि आ, सब लोग, किसी को देख के लग नहीं रहा है ये शराब पीते हैं, और लोग बोल रहा है कि मैं शराबी हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं शराबी हूँ, और आज के दिन शराब नहीं किया। ये बहुत तजुब लगा। और शायद उस कमरे का कोई चमत्कार होगा कि मैंने जब मुझे इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया तो मैंने बोला मैं भी एक शराबी हूँ। लेकिन मैं एक शराबी हूँ ये मानने में काफी देर लगी थी, क्योंकि रिहैब सेंटर से मैं निकला, मीटिंग जाने लगे। लेकिन मुझे बार बार ये फील होता था कि शायद मैं शराबी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत सारे चीज नहीं हुई है जो एक शराबी के साथ होते हैं, जो मीटिंग रूम में सुनने में आते हैं। मेरे घर तब भी था, ठीक है, मेरे पेरेंट्स बात नहीं करते थे, वाइफ बस नाम के वास्ते जुड़े हुए थे। मेरा नौकरी तभी भी था, चला नहीं गया था। मैं कभी गटर में गिरे नहीं थे, रास्ते में गिरे नहीं थे। हमेशा दारू पी के घर पहुंच गए। और ठीक है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लोन हेडेक हो गया था मेरे वही दुर्बुद्धि के कारण, कि मैं शराब पीने के लिए बहुत सारे रास्ता खोल लिए थे, कि कभी पर्सनल लोन करके पैसा जुटाना, कभी क्रेडिट कार्ड, कभी मार्केट से लोन लेना, ये सब करके बहुत भयंकर एक लोन के अंदर मैं दबा हुआ था।
बट मुझे ये फीलिंग हमेशा हुआ करता था, एक सेल्फ डिल्यूशन था कि मैं अगर जिंदा हूँ और मेरा काम है तो मेरा लोन खत्म हो जाए। जो भी है, इस डाइल्यूशन के साथ डिल्यूशन लेके मैंने मीटिंग रूम जाते गए। जब जब मीटिंग रूम गया मुझे शराब नहीं पीना पड़ा, ये मैं देख रहा था। लेकिन बीच बीच में वही चक्कर आता था कि मैं थोड़ा पी के देखते हैं, शायद अभी कंट्रोल हो पाएगा। लेकिन कंट्रोल कभी नहीं हो पाया। और ऐसे ही करते करते मैं करीब 2 ढाई महीना सोबर थे। और मेरे को एक ऑफिस के काम से कोई एक डेस्टिनेशन जाने का था बाहर में, जहाँ पर कोई मीटिंग रूम नहीं था, कोई फेलोशिप नहीं था, और जहाँ पर मैं जानते थे दारू बहुत चीप है। तो मैं थोड़ा डर गए थे कि मैं जाएंगे और वहां पर जाके मेरा तब क्या होने निकला। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये जो शेयरिंग मैंने मेरे होम ग्रुप में किया, तो आई गॉट हेल्प ऑफ वन फुल टाइमर। और उन्होंने मुझे अ, मदद किया कि मेरे जो शराबीपन है वो समझना, मुझे कैसे अपने स्टेप 1 स्टेप 2 को समझना है, स्टेप 3 में एग्जैक्टली क्या करना पड़ा मुझे, कैसे मैं वो सिद्धांत में पहुंचा कि हाँ मैं मुझे ईश्वर के रास्ता में चलने का कोशिश करना है अगर सही रास्ता में चलना है। और एक चेतावनी देके उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया कि भाई तू तीसरी स्टेप में तो है, लेकिन देख बिग बुक में लिखा हुआ है कि इमीडिएटली अगर चौथी खत्म नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। मेरे अंदर बहुत ज्यादा हौसला आ गया कि चलो एटलीस्ट 1 2 3 तो मैंने कर लिया, पहुंच गया वहां तक। लेकिन खतरा बहुत जल्दी मेरे जिंदगी में आया और मैं देखा कि मैं दारू पीने लग गया। और ये चलते चलते मैंने जो किया था कि मैंने फोन किया, सहारा मांगा, हेल्प मांगा। और फिर मुझे यही सुझाव दिया गया कि तुम कोशिश करो, अपने ईश्वर से प्रार्थना करो ताकि शराब ना पीना पड़े, और काम खत्म होते ही मीटिंग रूम ज्वाइन कर पाते। और मैंने जैसे फिर से प्रार्थना किया ईश्वर के पास, मैंने देखा मेरे साथ चमत्कार हुआ। जिस कमरे में मैंने एवरी इवनिंग ड्रिंक कर रहे थे, उसी कमरे में मैंने 21 दिन तक बिना पी के रह गए, अपना काम पूरा किया, कलकत्ता आ गया और फिर मीटिंग ज्वाइन किया। और उसी उल्टाईमार के पास सहारा मांगा। यही बोला कि जैसे आपने कहा था वैसे ही मेरे साथ हुआ है। मैं तीसरी कदम ले गए थे लेकिन मैं अपने अंदर का प्रॉब्लम को देखा नहीं था। तो मैं चौथी कदम लेना चाहता हूँ, प्लीज मेरा मदद कीजिए। और मेरे खुद को देखने का प्रक्रिया चालू हो गया। और जैसे जैसे मैं लिखते गए मैं चौक जा रहे थे कि मैं खुद को एक महान व्यक्ति समझते थे, और मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत भयंकर सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड एक बंदा हूँ। डिसऑनेस्टी में भरा हुआ है, बहुत फियरफुल हूँ, किसी के बारे में मैं कंसिडरेट नहीं था। और ये सब देखते हुए और मैंने क्या क्या कर्मकांड किया ये सब समझते हुए मेरे अंदर बहुत भयंकर एक पेन होने लगा था कि आ, मैं कैसे अपना स्पॉन्सर का सामना करूं, वो क्या सोचेंगे, क्योंकि उनको देखने से ऐसा फील मुझे होता था कि एक सेंट मेरे सामने बैठा हुआ है, कितना प्यारा से बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस कितने हैं, सब कुछ है, तो मैं कैसे उनके सामने बैठूं। क्योंकि मेरा वो डबल एज के थे, तो वो डर मेरे अंदर था। मैंने गया उनके पास और वो समझ गए थे मेरे को देख के कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपना जिंदगी का कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। और मेरे अंदर से वो जो डर था, वो जो झिझक हो रही थी, वो सब हट गया। तो मैं उनके पास अपना कहानी शेयर किया। और अपना फिफ्थ स्टेप करने का बाद रियली मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा था कि मैं जब उनके घर से निकल के पास रास्ते की तरफ बस पकड़ने के लिए जा रहे थे, तो मुझे फील हो रहा था कि मैं पैदल चल के नहीं जा रहा है, ऐसे रास्ते के ऊपर से उड़ उड़ के जा रहा हूँ, इतना लाइट फीलिंग होता।
तो डेफिनेटली मेरे फेथ बहुत जोरदार हो गया कि हाँ, ये प्रोग्राम में रियली जैसे बोलता है वोटिव करने से बहुत शक्ति मिलते हैं। नाउ आई कैन फेस, नाउ आई एम अ। और मेरे स्पॉन्सर ये भी बता दिए थे फिफ्थ स्टेप लेने के बाद कि देखो सिक्स एंड सेवन स्टेप, ये दोनों जो है, देखो एक एक पैराग्राफ में बिग बुक में दिया हुआ है। और उन्होंने यही बताया था कि अभी ये जो जगह है ये आप और आपके ईश्वर, तो आपको विलिंग होना है कि आपने पता चल गया क्या कैरेक्टर डिफिक्ट्स है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, और आप अगर उससे छुटकारा चाहते हैं तो आपको आपके ईश्वर के पास सरेंडर करना होगा, उनको बोलना पड़ेगा, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। डेफिनेटली 8 और 9 का काम भी चालू हो चुका था, लेकिन एक जगह में मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। मैं एक एक दिन करके शराब से दूर रह रहे थे। मैं वीकली 6 मीटिंग करते थे। एक दिन मैंने घर के लिए पूरा रख दिया था। एवरी सैटरडे में अपने परिवार को साथ देते थे। पेरेंट्स के साथ रिश्ता नॉर्मल हो गया था। वाइफ के साथ रिश्ता काफी हद तक नॉर्मल हो गया। ऑफिस में काम करने लगे और अच्छा वर्कर बनने लगे। धीरे धीरे मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी आते गया। मैं अपने होम ग्रुप में दूसरे ग्रुप में सर्विस देने लगे। कोई मेंबर नए मेंबर को हेल्प करना है तो मेरे लिए दूरी कोई मतलब नहीं था, मैं पहुंच जाते थे। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर में पहुंच जाता था। तो मैं बहुत एक्टिव थे इस तरीका के स्पिरिचुअल सर्विस में। ग्रुप में भी आईजीआर बन गए, और अल्टरनेट आईजीआर के हिसाब से जब भी जरूरत होता था इंटर ग्रुप के मीटिंग में जाते थे, और ये सब करते हुए मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता था। मैं जब अपने मेंबर्स के चारों तरफ रहते थे तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता था, एक पॉजिटिविटी महसूस होता था। ऑफिस के पूरे दिन के काम के बाद जब थकान होकर क्लासरूम में पहुंचते थे और उसके बाद मीटिंग सुन लिया, वो 1 1.5 घंटे के बाद जब निकालते थे, मुझे लगता था आई कैन अगेन स्टार्ट माई वर्क। पूरा एकदम जिंदा दिल इंसान बन गया। लेकिन उसके साथ जैसे ही घर के लिए निकालते थे, मेरे अंदर एक डर आ जाता था। ये डर इसीलिए हुआ करता था क्योंकि मैंने बहुत बार तो ये सुना था रिकवरी बिगिंस एट होम, लेकिन उसके लिए जो काम करना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, वो मैंने ना तो समझने का कोशिश किया कि क्या एक्शन होना चाहिए, कैसे ये करना पड़ता है, ना तो लिया था। मेरे अमेंड करने का था। मैंने, मुझे लगा कि मैंने अगर पेरेंट्स के पास मेरे जो गलतियां है वो मान के बोल दूं और उनसे माफी मांग लूं, काम हो गया। मेरे वाइफ के पास ऐसा माफी मांग लूं, काम हो गया। मैंने वो चीज तो किया था, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि एक्चुअली मेरा एक्शन में कैसा होना चाहिए। मैं उन लोगों को सिखाने के रास्ते में चल पड़े कि देखो मैं कैसे एक आध्यात्मिक जर्नी कर रहा हूँ। एक टाइम में टोटली अल्कोहलिक, सब कुछ जो बर्बाद करने वाला, आज भगवान के रास्ते में चल पड़ा, और देखो कितना सुधार हो रहा है, कितने मेंबर्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, कितने नए मेंबर्स मेरे पास पहुंचता है, और मैं उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। तो आई हैव बिकम अ बिग शॉट। और ये मेरे पेरेंट्स को समझना चाहिए, मेरे वाइफ को समझना चाहिए, और वो लोग समझ नहीं रहे हैं। घर में परिस्थिति वैसे ही, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता है। और मुझे वही फीलिंग से मैं गुजर रहे थे कि मैं इन लोगों के बीच एक सैंडविच हूँ। ये लोग कभी मुझे समझेंगे नहीं, और ना तो मेरे बात समझने का कोशिश करेंगे। तो मीटिंग रूम में जो पीस लेके मैं निकालते थे, तो जब घर पहुंच जाता था वो पीस एकदम वैनिश हो जाता था। मुझे वही डर लगता था आज घर में जाके क्या देखे। और रियली कभी कभी बहुत भयंकर स्थिति हुआ करता था।
और ये चीज मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ला रहा था। मेरे पहला स्पॉन्सर का निधन हो गया था मेरा तीसरे साल का सोसाइटी में। मैंने फिर नया स्पॉन्सर लिए थे, उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। तो एवरी टाइम हम बात कर नहीं पाते थे, एवरी टाइम मिल नहीं पाते थे। और मेरे अंदर वो चीज भी आ गया था, क्योंकि कलकत्ता फेलोशिप में मैंने मेरे स्पॉन्सर को ही देखे थे कि जो ओपनली डिबूट के बाद बोलते हैं, स्टेप्स के बाद बोलते हैं, बाकी रूम खाली बोलते हैं, मीटिंग रूम में बैठ जाओ और सब कुछ हो जाएगा। तो मैं खुद को वहां पर भी एक साधु महात्मा की तरह सोचने लग गए थे। जो बंदा स्टेप किया है, जो बंदा बिग बुक पढ़ा है और उसके बारे में बात करता है, तो वहां भी मुझे पता नहीं चला कि मैं अपने फेलोशिप, हर एक फेलोशिप के साथ जो सिंप्लिसिटी के साथ चलना चाहिए, उस जगह में भी चूक रहा हूँ। मेरे अंदर एक नए तरीका का इगोइज्म डेवलप कर रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस के साथ मेरा सेल्फ डेल्यूशन भी बहुत भयंकर था। और कभी कभी घर में तो वो सेल्फ पिटी का हालत चल ही रहा था। मेरा फॉल्स प्राइड बहुत भयंकर तरीके से काम कर रहा था, जिसको लोगों ने कर नहीं पाया। और इसी दौरान मेरा कुछ एरोगेंट रिमार्क्स के कारण मेरा ट्रांसफर हो गया विद अ प्रमोशन, एक नया शहर। फॉर्चुनेट थे, वहां पर ए था। लेकिन मैं खुद को अनफॉर्चुनेट इसीलिए महसूस करता था कि इस नए शहर में भी सारे लोग वही बात बोलता है कि भाई मीटिंग रूम में आ जाओ, प्रोग्राम तुमको कैच कर लेगा, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, बस मीटिंग रूम में बैठ। और मेरे अंदर एक जैसे बहुत बड़ा उथल पथल होता था कि क्या बन रहा है। अगर हम स्टेप नहीं लेंगे तो हम कैसे सुधार के रास्ता में। तो मैं ए में एक समाज सुधारक बन रहा था, मैं वो देखने का कोशिश नहीं किया। और उसके बाद मेरे साथ जो हुई, एक्चुअली मेरा ये सारे चीज, मेरा एरोगेंस, मेरा सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, एक्सट्रीम डिसऑनेस्टी, और साथ में भयंकर रिजनमेंट टुवर्ड्स माय पेरेंट्स, टुवर्ड्स माय वाइफ, मैंने ये सोच लिया कि इस इन लोगों को, मेरे घर के लोगों को अगर कोई सबक सिखाएंगे तो वो तभी इनको सबक मिलेगा, देखेंगे ये लोग कि मैं एक अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, लेकिन इनके कारण से मैं शराब पी के बर्बाद हो गया। तो इनको सबक सिखाने के लिए मैंने तय कर दिया मुझे शराब पीना है, जबकि मैं जानते थे कि शराब मेरे लिए कितना खतरनाक है और मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरे साथ क्या हो चुका है। तो इससे बड़ा अनग्रेटफुलनेस और क्या हो सकता है कि ईश्वर मेरे हाथ पकड़ा और मैं ईश्वर के हाथ छोड़ के मैं फिर से शराब के दलदल में चले गए। और नतीजा जो होना था वो मेरे साथ भी, जितना मेरा नुकसान इसके पहले हुआ था उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान हुई। पीरियोडिकल रिलैप्स के बाद पीरियोडिकल सोब्राइटी आई, और उसमें प्रॉपरली मेरे पेरेंट्स के प्रति अमेंड करने का पहले ही दोनों का देहांत हो गया। और मैं एक के बाद एक झटका सारे जगह में आने लग गए। और जब ऐसे ही हम्बलनेस चल रहा था कि मैं क्या करूं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ अल्कोहल लेने का और फिर लौट के आ रहा हूँ, ये सब करते करते फाइनली मैं देखा कि मैं एक वंस अगेन एक हिल स्टेशन में हूँ, विंटर के सीजन में हूँ, और इतना भयंकर ठंड वहां पर था। और वहाँ एक पर्टिकुलर टाइप का वाइन मिलता था, और मैं वो वाइन का भी सहारा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो टेस्ट। बट वो काम जब खत्म हो रहा था वहां पर, मैं जब अपने शहर में लौटने वाले थे, तो मुझे ये एहसास हुआ कि अभी मेरा क्या होगा। मैंने रिलैप्स हो चुका हूँ, और मैं ठीक है यहाँ पर एक चीज ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपने जगह में पहुंच जाएंगे वहां ये चीज मिलेगा नहीं, डेफिनेटली मैं हार्ड ड्रिंक्स लेंगे और लेने का नतीजा यही होगा, मैं मर जाएंगे। और मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। तो वो दिन था 15 दिसंबर 2017 का अर्ली मॉर्निंग, जब मैंने प्रे किया कि प्रभु ये लास्ट बार, एक बार मुझे चांस दे दो। और
एक बार मुझे मौका दो, क्योंकि मुझे रास्ता तो मालूम है कि मुझे अगर शराब से दूर रहना है, ये छोड़ के कोई जगह नहीं है कि मैं जा सकूं। और ईश्वर ने मुझे भरोसा किया, मेरे ऊपर आशीर्वाद फिर से डाला, मुझे क्षमा किया। तो मैंने मेरा वो सोब्राइटी फिर से चालू हो गई और मैं मीटिंग को भूल गया। लेकिन डेफिनेटली मैं जो कारतूत किए थे तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग था, बहुत ज्यादा पेन था। मैं एवरीडे मीटिंग करना चालू कर दिया। और देहरादून शहर में मुझे फेलोशिप बहुत मदद की, मेरे को साथ दिया, मुझे सारे हेल्प करते रहे ताकि मैं मेरे दलदल से, मेरे जो इमोशंस है वहां से बाहर निकल के आ जाऊं। और मैं रिफ्लेक्ट कर रहे थे, मुझे तो स्टेप्स मालूम था, बिग बुक में पढ़ चुके थे, तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ मैं क्या क्या गलतियां किया, मैं एग्जैक्टली क्यों किया। और मैं देख रहा था कि जैसे बिग बुक में लिखा है वही है कि मेरे लिए एक्चुअली पीने का कोई ठोस कारण नहीं था। मैं पीने चाहा उसके पिया, मैं डिसऑनेस्ट हूँ इसके लिए पिया। और वो चीज जैसे देख रहे थे, मैं जैसे देख रहे थे कि जो लोगों के साथ मैंने जानने चालू किया उनके अंदर कितना ग्रोथ हो चुका है, वो कितना खुश है, तो मेरे अंदर और ज्यादा पेन तैयार हुआ। मेरे वाइफ अपना जॉब छोड़ दिया, मेरे साथ जुड़ गए ताकि मुझे अकेलापन का एहसास ना हो। उन्होंने देहरादून फेलोशिप के कुछ फुल टाइमर से पहले पर एलानॉन भी ज्वाइन कर लिया। और ये शायद मुझे काफी मदद किया, बिकॉज मेरे पीछे और कोई किचकिच करने वाला नहीं था, कोई मेरे पीछे टोकने वाला नहीं था, क्योंकि शी स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाट द प्रॉब्लम इज, अल्कोहलिज्म का बीमारी क्या है। और मैं भी अपने स्पॉन्सर के साथ बात करके आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान कोविड आ गया और वो मेरे लिए एक अच्छा चीज हुआ। मैं पहली बार देखा कि जब अपनी वाइफ के साथ घर में चल रहा हूँ कि एक पेन, क्या पेन से लेडी जो घर के अंदर रहती है वो गुजरती है। तो पहले बार मैं रियलाइज करने लगा कि व्हाट आई एम सपोज टू डू इन माय लाइफ। उससे पहले कभी ये चीज फीलिंग नहीं था। मुझे लगता था कोई गिफ्ट खरीद दिया, साथ में कोई मूवी चले गए, थोड़ा टाइम बिता लिया तो मैंने बहुत कुछ कर दिया। ऐसा नहीं था। मैं पहले बार मतलब देखने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। और वही टाइम था जब मेरा प्रेजेंट स्पॉन्सर मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि मैं बहुत टूट चुका था तब तक। उन्होंने आए, उनके साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरा सिचुएशन बोला, उनको कहानी बोला, और उनके साथ फिर से चौथे कदम के रास्ते में चल पड़े। दैट वाज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्टोरी। और धीरे धीरे वो समझ गए थे मेरे स्पॉन्सर कि मैं कहाँ पर चुका था। तो वही जगह तैयार हुआ कि फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है, कितना पेशेंस चाहिए, कितना टॉलरेंस चाहिए, कहाँ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, वो मैं धीरे धीरे समझते गए। ये प्रोग्राम में विश्वास तो था, और मैं जानते थे एक्शन इज द मैजिक वर्ड में, अगर आपने कार्यक्रम नहीं करेंगे, अपने जिंदगी में लागू करने का कोशिश नहीं करेंगे, तो मेरे जिंदगी में कोई सुधार नहीं हो सकता। लेकिन मैं बहुत अहंकारी हूँ। तो मैं कैसे, मेरे वाइफ अगर कोई सजेशन दे रहा है उसको कैसे एक्सेप्ट करूं। मैं फिनेंस हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ तो फिनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे वाइफ को दे दूं। तो ये जो सारे चीज है इससे मैं जूझ रहे थे, लेकिन धीरे 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 ऐसे तैयारी हो रहा था कि यस आई मस्ट सरेंडर माय फाइनेंस टू माय वाइफ, अगर मुझे सही लगे। मुझे उनका बात समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इसका कोशिश चालू की। इतना आसान नहीं था, मैं जितना आसानी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर लड़ाई करने का एक पिक्यूलियर मतलब हर एक चीज मैं एक्सपेरिमेंट करके देखने चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज है, मेरा बीमारी ऐसे है, आध्यात्मिक बीमारी तो क्योर नहीं होगा। तो अगर मैं अपने गॉड से, अपने प्रोग्राम से सही ढंग से जुड़े नहीं रहेंगे, तो मैं लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, मैं मिसबिहेव करेंगे, तो ये सब बीच बीच में होते ही रहे। लेकिन डेफिनेटली कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग स्टेप 10,
और स्टेप 11, ये धीरे 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 सारे चीजें सुधार आने। मैंने फिनेंशियल जो बर्बादी किया, मैंने अगर सही ढंग से पकड़ूं तो ये प्रोग्राम के आने के बाद मैंने 12 साल लगा दिया था मेरी वाइफ के पास सारे चीज सही ढंग से बोलने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी कि मैं इनको बोलेंगे और उसका नतीजा क्या होगा। मैं पहले कोशिश किया था, और पहला बार जब बोलने का कोशिश किया था तो उस समय शी वॉज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, तो उनका जो रिएक्शंस हो गया था मैं काफी डर गए। तो उसके बाद जब भी मौका आता था मैं पूरा चीज बोल नहीं पाते थे, और मुझे ये लगता था कि मैं पहले बार जब बताया था तब तो अपना घर में थे, आज तो दूसरे शहर। तो फिर मैं अगर कुछ गलत रिएक्शंस मेरे वाइफ के अंदर आ गया, वो अगर बीमार पड़ गई तो हाउ कैन आई हैंडल। तो ये सारे बहाना जो है मुझे पीछे की तरफ खींचते रहता था, और मैं जैसे एक्शंस प्रोग्राम जैसे बोलते हैं कि ये सारे चीज हमें आई हैव टू बी रिगोरसली ऑनेस्ट विथ माय वाइफ, वो मैं हो नहीं पा रहे थे। लेकिन 2022 में जब मैंने ये पूरा चीज उनको बोला, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर जो लास्ट वो एक पेन था, एक कुछ मतलब भारीपन महसूस हो रहा था, वो भारीपन मेरे से निकल गया। आई एम रिलैक्स्ड, आई एम फ्री। और उसके बाद जर्नी जो हुई, डेफिनेटली ये खुद को किस तरीके से डेवलप करूं सो दैट मैं साथी से बिल्कुल। और इस दौरान मेरे शहर का भी परिवर्तन हो चुका था। मैं राजस्थान उदयपुर में पहुंच गए थे। लेकिन जैसे कि मैं एक जर्नी में थे, और सारे चीज मुझे कैसा चलना चाहिए, कैसा मेरे फेलोशिप के साथ मेरा रिलेशनशिप होना चाहिए, मैं देख पा रहा था। मतलब उस दौरान तो देख नहीं पाया कि तब भी मैं एक रिफॉर्मर के तलक काफी हद तक बिहेव कर रहे थे। ये रिफॉर्मर वाला जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, ये मेरे को बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद मेरा फिर शिलोंग ट्रांसफर हो गई, एंड आई वाज वंस अगेन लकी, क्योंकि वहाँ पर काफी पुराने फेलोशिप था, तो काफी अनुभवी मेंबर्स के साथ मीटिंग करने का मौका मिलता था। ऑनलाइन मीटिंग तो था ही, लेकिन वहाँ मैं जो देखा कि मेरे अंदर कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी आ जाता था। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण मैं कभी कभी डिप्रेसिव फेस में चले जाते थे। लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ विथ फैमिली और वर्क, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। बट फिर भी मैं देख रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मेरे को काफी हद तक प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है अपने अंदर, और मैं खुश नहीं हूँ। मुझे ये फील हो रहा है कि जो ये सर्विस जिस तरीके से मैं जुड़े हुए थे मेरा पहला दफा ये फेलोशिप आने का बाद, वो मैं मिस कर रहा हूँ। मैं अपना फेलोशिप के साथ उतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ। प्रार्थना छोड़ के मैं जी नहीं सकेंगे। प्रार्थना इंटेग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ बन चुका था। वो तो ठीक है। मीटिंग में भी जब भी अगर ऑफलाइन नहीं हुआ तो ऑनलाइन मीटिंग कर लेना, अपना लिटरेचर रीडिंग ये सब तो कर रहे थे, क्योंकि ये बेसिक्स अगर नहीं रहेगा तो मैं जी नहीं पाएंगे। लेकिन वो जो खुद के ऊपर काम करना, कहीं ना कहीं अगर घर में मैं सही कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा भी दिक्कत हो जा रहा है, ऑफिस में सही कर रहा हूँ तो ये में दिक्कत हो जा रहा है, ये मुझे देखने दे रहा था। एंड आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। तो मैंने कुछ अपने स्पॉन्सर और ओल्ड टाइमर लोगों से बात किया, और एक अनुभवी ओल्ड टाइमर यही बताया कि शांतनु, सेल्फिशनेस सेल्फ सेंटर्डनेस ये हमारे रूट कॉज है, एंड यू आर स्टिल सफरिंग दैट सेल्फिशनेस सेल्फ सेंटर्डनेस, और इससे तुम्हें बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, यू हैव टू बी एक्टिव इन ए सर्विस। और मैं वो चाह रहा था, डेफिनेटली मुझे आंसर मिल चुका था कि मुझे एक्टिवली ए सर्विस में। लेकिन मैं मौका का तलाश कर रहा था। जैसे आज यहाँ पर मुझे अपना शेयरिंग करने का मौका मिला है, ऐसे स्पिरिचुअल सर्विस का मौका तो मिल रहा था, लेकिन एक्टिवली जो सर्विस में आएंगे उसका मौका मिल नहीं रहा था। तो मैं बस एक चीज देख रहे थे कि आई हैव टू बी सर्विसेबल, आई शुड बी रेडी। मैं इसके लिए आज भी एवरीडे प्रार्थना करते रहता हूँ।
और उसी के साथ चलने का कोशिश करता हूँ। और इसी दौरान फिर से मेरा ट्रांसफर हो गया कलकत्ता। और जब कलकत्ता आए, अ, मेरे साथ दो चीज हुई है। एक, आफ्टर 10.5 years जर्नी में अपने शहर में लौटे, अपने ग्रुप में शुरू में 1-2 दिन मीटिंग किए, लेकिन उसके बाद मेरे ऑफिस का इतने सारे असाइनमेंट्स मेरे ऊपर आ गया। उसको जब मैंने देखा कि 12 घंटा ऑफिस के कारण से, जर्नी में 4 घंटा और ऑफिस में 8 घंटा, 12 घंटा उसमें जा रहा है। और मैं अपना होम ग्रुप मीटिंग बस जाना ही बंद हो गया, क्योंकि वहां पर मीटिंग होता है 6:45 to 8, और मेरा जो ऑफिस से मैं निकलता हूँ 7 बजे। और मैं मतलब हजार कोशिश करूँ कि उस मीटिंग रूम में उस दौरान पहुंच नहीं सकता हूँ। मतलब मैक्सिमम मुझे 5-10 मिनट्स लगता है, तो मैं घर चले जाता हूँ। और फिर कोशिश करता हूँ कोई ना कोई ऑनलाइन मीटिंग रूम में जुड़ जाने के लिए। और मैं अ, देखता था कि मैं अपना लोकल एरिया में भी मीटिंग होता है, मेरा शहर में भी मीटिंग होता है, वहां पर चले जाओ एटलीस्ट। और मैं जा रहे थे। और मैं देख रहा था कि मेरे घर में 10.5 साल बाद कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। और ये चीज लेके मेरे वाइफ बहुत ज्यादा परेशान है। और उस मेरे वाइफ चाह रहे थे कि मैं थोड़ा प्रोएक्टिव बनूं। तो मुझे वो दिखाई दिया कि जैसे आज भी आई एम स्ट्रगलिंग विथ माय सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, जो मेरा बीमारी है। और जिससे निकलने का एक ही तरीका है जो आप सबसे सीखा कि मुझे एएसआर उसमें जुड़ना है। और उसके साथ साथ बाकी सभी जगह में सर्विस देने का कोशिश कर रहे हैं, तो घर में और डेफिनेटली ऑफिस में मैं अपनी सर्विस दे पा रहा हूँ। लेकिन जो है कि जो एक्सपेक्टेशन मेरे वाइफ के अंदर है कि जितना मुझे प्रोएक्टिव होना चाहिए घर के डिफरेंट मामलों में, उस जगह में आज भी मैं काफी हद तक पीछे हूँ। तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस है कि कहाँ मेरा एक्शन चुक रहा है, मुझे कहाँ पर कौन सा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, ठीक है, एक योर ऑल नहीं है, लेकिन एक के अंदर ही, आप सबके अंदर ही मेरे हर एक क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर छुपा हुआ है। आज मैं अपने स्पॉन्सर से बात की, और मैंने स्पॉन्सर से जब बात किया उसके पीछे कारण कि काल मेरे को एक मिरेकल हुआ मेरे साथ। मिरेकल ये हुआ कि काल मैं वो फील कर रहा था कि भाई, मैं सही ढंग से एवरीडे तो स्पॉन्सर से बात कर नहीं पाता हूँ। और उसके साथ साथ प्रोग्राम के साथ भी जो जिस हद तक मुझे जुड़ना चाहिए, मेंबर्स के साथ जिस हद तक जुड़ना चाहिए, वो कर नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू वर्क असाइनमेंट्स और घर का भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कारण। तो मैं काम करता हूँ। जब ऑफिस से लौटने जा रहा हूँ तो आप लोग जानते हैं कि सोमवार बुक शुप टाइप का कुछ चीज हमारे ए में है, यूट्यूब में काफी ऐसे शेयरिंग्स है वो टाइमर्स का। तो मैं अपना स्पॉन्सर का भी उसमें शेयरिंग था, वो सुनते हुए चले गए। और जब मैं सुनते हुए पूरा ऑफिस पहुंचा, ऑफिस पहुंचने के बाद भी 10 मिनट तक वो पूरा चीज चला और मैंने सुना। आई वॉज फीलिंग, मतलब मेरे को वो फील हुआ कि आई एम चार्ज्ड। बहुत दिन का बाद एक बहुत ज्यादा चार्ज ऐसा फीलिंग हो रहा था। और उसके साथ मैं जो कंटिन्यूअसली प्रे कर रहे थे कि मेरे ईश्वर के पास कि मुझे मौका दो, सो दैट मैं अपने फेलोशिप के साथ और एक्टिवली जुड़ पाऊँ। क्योंकि ठीक है, आई कैन एक्सेप्ट कि मेरे ऑफिस ड्यूटी में 12 घंटा चला जाता है। उसके बाद जो 12 घंटा बचता है उसमें 5-6 घंटा हमको सोने में चला जाता है, तो 6 घंटा जो बचता है उसमें डेफिनेटली मेरे वाइफ को, मेरे फैमिली को थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट खुद के लिए और ए के लिए भी कुछ टाइम मुझे देना है, जो हर दिन मैं दे नहीं पाता हूँ। एंड प्लीज हेल्प मी। तो कल मौका मिल गया। कल अचानक ट्विन सिटी ग्रुप से एक मेंबर का फोन आ गया, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि हाँ, ईश्वर के कारण से मुझे एक सर्विस करने का मौका मिल रहा है, एक बड़ी ग्रुप के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। अब बोल सकते हो कि भाई आप एवरीडे क्यों नहीं आते हो। डेफिनेटली ऑफिस के में मैं 5 से 6:30 तो ऑफिस के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव प्रेशर में रहता हूँ, लेकिन सैटरडे संडे आ सकता हूँ।
लेकिन मेरा अपने जो रूटीन है, जो लाइफस्टाइल है, जिसमें हम खाना खा के थोड़ा, आज भी सोया मैंने अलार्म देते हुए, 4 से 4:45 तक। तो ये मेरा बहाना बन जाता है कि पिंक सिटी में जुड़ने का जो टाइम है वो मेरा सोने का टाइम है, तो सैटरडे संडे में आता नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे फीलिंग हो रहा है कि ये चीज मुझे कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन देना पाता है। आप सब भाई का चेहरा, जो जो भाई का फोटो थोड़ा सामने नजर में आ रहा है, तो आई फील सो ब्लेस्ड। और इस प्रोग्राम का मैजिक मैं देख चुका हूँ। आप भाई लोग हमको दिखा दिए। मैं किसी का चेहरा भी देख रहा था, तो कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट मुझे याद आ जा रहा कि मुझे मेरा एक परिचित फेलोशिप फोन किया, वो जमशेदपुर में था। एंड ही वाज स्ट्रगलिंग, और मैं कलकत्ता से तुरंत जाके उसको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। और मैं ऑल ऑफ ए सडन कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एक मेंबर का मैसेज मिला कि वो बंदा रांची में बैठा हुआ है। तो उस बंदे का नंबर मेरे पास था। मैंने तुरंत उसको व्हाट्सएप किया कि भाई, रांची में तो मेंबर्स है, आप थोड़ा सा मदद करो। और वो बंदा बोला, रांची क्यों, जमशेदपुर में मेंबर है। और जमशेदपुर के साथ तुरंत उन्होंने कांटेक्ट किया, और वो आधा घंटे के अंदर जमशेदपुर का मेंबर उस भाई के पास पहुंच गया। तो ये मैंने देख चुका हूँ अपने हिसाब से। सो आई नो, मेरा वो फेथ है अपने फेलोशिप के ऊपर। और ये एक दूसरे के साथ हम जो जुड़े हुए हैं ना, हम जानते हैं, जैसे मैं मदद मांगने से आप हमेशा हमारे लिए खड़े हैं, तो ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मानता भी हूँ। और जहां पर जरूरत होता है, मतलब मौका मिल जाता है, मैं कभी उसमें माना नहीं करता हूँ। बड़ी कृतज्ञता के साथ मैं उसमें जुड़ने का कोशिश करता हूँ। और ये मुझे अच्छापन महसूस होता है। मैं जब आज मेरे स्पॉन्सर के साथ ये सब लेके बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि शांतनु, तुम खुद को बिल्कुल ब्लेम मत करो। क्योंकि हो सकता है तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हाउ यू आर गोइंग विथ बैलेंस्ड लाइफ। तुम्हारे अंदर जो बैलेंस है अपने ये प्रोग्राम, अपने ऑफिस और अपने घर लेके, आपने पूरी ईमानदारी के साथ उसका कोशिश करते जा रहे हो। भूल चूक तो होगा, वी आर ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर बहुत बड़ा एक बीमारी है, गलतियां होगा, लेकिन आपका कोशिश जो है वो 100% होने से। तो जब ये सुना ना, मुझे थोड़ा आराम मिला कि चलो ठीक है, मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। और मैं डेफिनेटली और कुछ एक्शन लेने चाह रहे हैं, वो मैं उनके साथ चर्चा किया। तो बोला, हाँ तुम करो, और इसमें डेफिनेटली हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो इसी तरीका से भाई आज मेरा जिंदगी चल रहा है। मेरे प्रोग्राम के साथ इसी तरीका से मैं चलने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत लाकी हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि आप सभी भाई बहनों का जो प्रेम मुझे मिला है, और जो हौसला मुझे मिलता है आपके साथ जब भी जुड़ जाता हूँ, जब भी बात करता हूँ, आपके अनुभव से मेरे प्रॉब्लम और उसका सलूशन जैसे दिखाई देता है, वो बहुत बड़ी मैटर है मेरे लिए, मेरे जैसा एक इंसान के लिए। मैं डेफिनेटली लाकी मानता हूँ खुद को दोस्त। ये मेरा विश्वास है कि अ, साधु संत लोग कितना कठोर साधना के बाद उनको ईश्वर मिलता है, और हम कितना लाकी है कि ईश्वर स्वयं हमारे पास पहुंच गए हैं। हम चाहने से अपने अंदर उस ईश्वर को अनुभव कर पाता हूँ, और उनके रास्ता में चल पा रहा हूँ। बहुत बड़ी कृपा है। और बहुत बड़ी कृपा आप सभी भाई बहनों का है मेरे ऊपर। इसके कारण से आप अ, हमें हमेशा साथ जुड़े रहते हैं और आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ आपको मेरा नमस्कार, मेरा आभार व्यक्त करते हुए मैं खुद को शायद कोई ही पर विराम दे रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने सुना। थैंक यू पिंक सिटी ग्रुप, मुझे एक सेवा देने का मौका दिया।